मीडियम स्कूल शहादा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 10 पूरक पठन बूढ़ी काकी भाग 1। लेखक है प्रेमचंद। तो ये कहानी है पूरक पठन के तौर पर लिखी हुई एक वास्तविक समाज की स्थिति है। तो इस कहानी में लेखक प्रेमचंद जी ने हमें बताने का प्रयास किया है कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं स्वाभाविक लोग उनसे द्वेष करते हैं, उन पर चिढ़ते हैं। तो उनकी जो स्थिति होती है, उनके मन की जो स्थिति होती है, तो उसका मनोविश्लेषण करके लेखक ने ये कहानी लिखी हुई है। और इस कहानी द्वारा हमें ये उन्होंने सिखाया है कि हमें बूढ़े व्यक्तियों का आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। एक बूढ़ी काकी इस कहानी का एक पात्र है और उस बूढ़ी काकी की जो अवस्था है इस कहानी में, ये बूढ़ी काकी जो है उसके परिवार में उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, बेटों की मृत्यु हो चुकी है और उसके पास बहुत सारी संपत्ति है और वह संपत्ति वो अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम पर कर देती है। और बुद्धिराम जब चाची की संपत्ति लेता है तो ढेर सारे वादे करता है, परंतु बाद में चाची की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता और आगे तो उससे बेहतर हालत हो जाती है। और आखिर में उसके भतीजे की जो पत्नी है, उसकी बहू है, वो उसे पश्चाताप होता है। और इसी कहानी से, इस पूरक पठन से हमें भी सीख मिलती है कि हमें बूढ़ों का, बुजुर्ग लोगों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई दादा दादी है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। यही सीख इस बूढ़ी काकी इस पूरक पठन की कहानी द्वारा प्रेमचंद्र जी हमें, प्रेमचंद लेखक जो है वो बता रहे हैं कि ये कहानी हम शुरू करते हैं। इसमें बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुरागमन हुआ करता है। इसका मतलब पुरागमन होना, इसका मतलब है वापस आना। तो लोग कहते हैं कि बुढ़ापा और बचपन, छोटे बच्चे जो होते हैं दोनों समान होते हैं। बुढ़ापे में व्यक्ति बचपन जैसी हरकतें करने लगता है और ये काकी भी जैसे बुढ़ापे में छोटे बच्चों जैसी हरकतें करती थी। तो काकी के सारे इंद्रिय जो है वो जवाब दे चुके थे और जिह्वा के सिवा कोई भी चेष्टा शेष नहीं थी। सिर्फ उसकी जो जीभ थी, उसका स्वाद जो था वही बना हुआ था और जीभ ही वही इंद्रिय बुढ़ापे में काम कर रहा था। और बाकी जो इंद्रिय है जैसे हाथ, पैर, नेत्र, वो सारे जवाब दे चुके थे। ठीक से चल नहीं पाती थी, हाथ से ठीक से कोई चीज उठा नहीं पाती थी, कमजोर हो गए थे हाथ पैर, आंखों से ठीक से देख नहीं पाती थी। परंतु सारे इंद्रिय जो है, उसकी सारे अवयव जो है वह काम नहीं करते थे अच्छी तरह बुढ़ापे के कारण। परंतु उसकी जो जीवा है, जीभ जो है, उसकी चेष्टा अभी भी शेष थी, अभी भी उसका स्वाद बना हुआ था, सिर्फ खाने की इच्छा होती थी उसे। और अपने और आकर्षित करने के लिए वह रोती रहती थी। रोने के सिवा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अगर कोई अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है तो वह रोने लगती थी। जब अगर घर में उसे समय पर खाना नहीं मिलता था, उसके समय पर उसे खाना नहीं मिलता था, अगर उसके साथ साथ बाजार से अगर कोई चीज लाई गई और चाची को नहीं मिली तो वह जोर जोर से रोने लगती थी। और उसका रोना, सिसकना कोई साधारण रोना नहीं था, तो वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी और हमेशा जमीन पर लेटी रहती थी। इस तरह उसकी हरकतें थी, बूढ़ी काकी की हरकतें इस तरह थी। तो कभी रोती थी, उसकी इंद्रिय, सारे इंद्रिय काम नहीं करते थे ठीक से, सिर्फ जिह्वा काम करती। बूढ़ी काकी जो है उसके पतिदेव स्वर्ग सुधार चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके जो बेटे थे वो तरुण होकर गुजर गए थे, मर चुके थे और इस दुनिया में वह अकेली थी। उस समय उसका एक भतीजा था जिसका नाम है बुद्धिराम। तो उसके सिवा उसको कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने अपनी सारी संपत्ति
बुद्धिराम के नाम लिख दी। और संपत्ति लेते समय उसका जो भतीजा है बुद्धिराम, उसने बड़े बड़े वादे किए। तो कुली डिपो की तरह उसके वादे थे, सब्जबाग की तरह सारे झूठे थे। संपत्ति लेने तक उसने चाची को बहुत सारे वादे किए, मैं इस तरह संभालूंगा, ऐसा वैसा बहुत सारे वादे किए। तो कुली डिपो की तरह सब्जबाग थे, झूठे थे, लेखक कहते हैं। उसके साथ साथ बुद्धिराम जो था वो एक भला मनुष्य था, जब तक उसका काम शेष ना हो तब तक। तो बूढ़ी काकी जो है उसकी संपत्ति की जो आय है लगभग साल में 150 से 200 रुपए थी। तो ये जो कहानी जब लिखी गई है बहुत पुरानी है, उस समय 150 से 200 रुपयों का जो मूल्य है आज लगभग 20 लाख तक हो। तो साल का इनकम उसका 150 रुपए से 200 रुपए उसका इनकम था उसकी संपत्ति का। और इसी के कारण बुद्धिराम जो है वो भला मानुस बन बैठा था। चाची की संपत्ति उसे मिली थी काकी की इसके कारण। परंतु यह कहना बहुत कठिन है कि इसमें किसका अपराध था, बुद्धिराम का, उनके भतीजे बुद्धिराम का, या उनकी पत्नी जो है श्रीमती रूपा का अपराध था, ये कहना बहुत कठिन है। तो बुद्धिराम का स्वभाव दिया गया कि वो बहुत भला मानुस था, परंतु जब तक कि जब तक उसका काम शेष ना हो तब तक, आखिर तक न जाए तब तक। और रूपा के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि रूपा जो है तीव्र और तेज स्वभाव की थी, बहुत ही गुस्से वाली थी। उसकी पत्नी, बुद्धिराम की पत्नी, उनके भतीजे काकी की, बूढ़ी काकी जो है, जिसको उसने दत्तक लिया था, जिसको उसने वारिस बनाया था अपनी संपत्ति का, बुद्धिराम को, उसकी पत्नी, इसका मतलब है उसकी बहू, भतीजे की पत्नी, वह स्वभाव से बहुत तेज थी, तीव्र थी। परंतु काकी को रूपा की तीव्रता इतनी नहीं खलती थी, इतनी नहीं सताती थी उसके मन को, जितनी बुद्धिराम की भलमानसता सताती थी, अच्छी नहीं लगती थी, इतनी खलती थी। तो बुद्धिराम और रूपा के स्वभाव के बारे में बताया गया। बुद्धिराम के मन में विचार करते हुए कभी कभी खेद होता था, कभी कभी उसे पश्चाताप होता था, कभी कभी उसे दुख होता था। खेद होना, दुख होना। बुद्धिराम जब सोचता था तो उसे लगता था कि वो चाची पर अत्याचार कर रहा है, और जिस काकी के संपत्ति के कारण वो आज भला मानुष बनकर बैठा है, लोग उसे अच्छा कहते हैं, अमीर व्यक्ति है, सारे लोगों को दान धर्म करता है, भला मानुष बनकर बैठा है, उस पर ही शायद वो अत्याचार कर रहा है, ऐसा उसे लगता था। चाची की संपत्ति क्या है, 150-200 रुपए थी, परंतु काकी को पेट भर खाना तक नहीं मिलता था। तो वह पश्चाताप करता था और सोचता था, जैसे लड़के और युवक होते हैं, उनको स्वाभाविक ही बूढ़ों से विद्वेष होता है। विद्वेष इसका मतलब है चिढ़ होती है, द्वेष होता है। और ये माँ बाप का रंग देखकर, बुद्धिराम का और रूपा का व्यवहार काकी के साथ देखकर बच्चे भी बूढ़ी काकी को बहुत सताते थे। बुद्धिराम के जो बच्चे थे वो बूढ़ी काकी को सताते थे हमेशा। तो कोई चुटकी काटकर भागता था, तो कोई उसके ऊपर कुल्ली कर देता था। कुल्ली करना इसका मतलब है मुंह में पानी भरकर काकी के ऊपर डाल देता था और वो भाग जाते थे। काकी जो है वो चिढ़ती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी और बच्चों को गालियां देने लगती थी। तो उसकी गालियां सुनकर, हंगामा सुनकर रूपा दौड़ते हुए घटनास्थल पर आती थी। घटनास्थल जहाँ पे घटना हो रही है, चाची बूढ़ी काकी गालियां दे रही है, वहां पे रूपा आ जाती थी। बूढ़ी काकी जो थी रूपा से, अपने बहू से बहुत डरती थी और इसीलिए वो अपनी जिह्वा कृपाण का प्रयोग नहीं करती थी। जिह्वा कृपाण इसका मतलब है गालियों का प्रयोग कदाचित ही करती थी, गालियां देना बंद कर देती थी। उसे पता था कि अगर वो जोर जोर से चिल्लाएगी, बुरी गालियां देगी तो रूपा उसे डांटेगी। तो इस तरह वो अपनी जिह्वा कृपाण का उपयोग कदाचित ही करती थी। उस घर में, पूरे परिवार में अगर किसी को बूढ़ी काकी से अनुराग था, प्रेम था,
तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति थी, बुद्धिराम की छोटी बेटी, उसकी लाडली, जो काकी से, बूढ़ी काकी से बहुत प्रेम करती थी। भले ही छोटी थी, छोटी बच्ची थी, पर काकी से बहुत प्रेम करती थी। और अपने हिस्से की मिठाई जो है, मिठाई चवैया वगैरह, वो छिपाकर, अपने दोनों भाइयों से छिपाकर, उनके डर से काकी के पास जाकर खाने के लिए जाकर बैठती थी, छुपाकर। अपने दोनों भाइयों से डरती थी, इसलिए वो जो लाडली थी, छोटी बच्ची थी, वो काकी को मिठाई लेकर जाती थी और उसके साथ बैठकर खाती थी। उस घर में उसका जो रक्षागार था, उसकी सुरक्षा करने वाली, उसको खाने के लिए देने वाली बुद्धिराम की छोटी बेटी, लाडली बेटी। वो रात का समय है, बुद्धिराम के घर के सामने शहनाइयां बज रही हैं और गांव के बच्चों के झुंड वहां पे विस्मय पूर्ण नेत्रों से गानों का रसास्वाद ले रहे हैं। तो उसके घर के सामने शहनाई वाद्य बज रहे हैं, गांव के बच्चे आए हुए हैं, उनका झुंड की झुंड है, ग्रुप का ग्रुप है, और सारे देख रहे हैं और गाना सुन रहे हैं, गाने का रसास्वाद ले रहे हैं। रसास्वाद लेना, आनंद लेना। और कुछ आंगन में ही चारपाइयों पर मेहमान जो है विश्राम कर रहे हैं। वहां पे मेहमान भी आए हैं, उसके घर, बुद्धिराम के घर रात का समय विश्राम कर रहे हैं। दो एक युवक है, अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं। वह अंग्रेजी पढ़े लिखे जो युवक है, वह उनकी उदासीनता जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि ये गवार अनपढ़ जो मंडली है, उसमें सम्मिलित होना, उनसे बातें करना, ये उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। तो अंग्रेजी पढ़े लिखे युवक वहां पे आए हुए हैं बुद्धिराम के घर। उन्होंने सूट बूट वगैरह पहना है। ये गांव के जो लोग हैं गाना गा रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। ये देखकर उन लोगों को लग रहा है, जो दो एक युवक आए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि ये गांव के गवार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनमें हम शामिल नहीं हो सकते, इनसे बातें नहीं कर सकते, ऐसा उन युवकों को लग रहा है। तो यह दृश्य है। उसके साथ साथ ही घर हुआ यह है कि बुद्धिराम के बड़े बेटे मुकराम का तिलक आया हुआ है, उसका रिश्ता आया हुआ है, उसकी मंगनी है, तिलक है, और उस समय घर में उत्सव है, उत्सव का वातावरण है, और उसी के कारण घर में कुछ स्त्रियां जो है गाना गा रही है, और ग्रुपा जो है मेहमानों को भोजन का प्रबंध करने में लगी हुई, इंतजाम करने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, चूल्हे पर कढ़ाव रखी गई है, उसमें मसालेदार तरकारी पक रही है, पूड़ियां है, गरम गरम कचौड़ियां निकल रही है, घी की सुगंध आ रही है, और ये शुद्ध मिश्रित सुगंध जो है घी की और मसाले की, मसालेदार तरकारी की, पूड़ियों की, कचौड़ी की सुगंध जो है काकी के कोठी तक पहुंचती है। और ये सुगंध मिश्रित खाद्य पदार्थों की सुगंध काकी को अस्वस्थ कर रही है। काकी जो है इस सुगंध को सुनकर अस्वस्थ हो रही है, शोकमय हो रही है कि उसे ये खाना मिलेगा कि नहीं। उसे सिर्फ सुगंध, मसालेदार तरकारी बन रही थी, अलग अलग व्यंजन बन रहे थे, और ये मसाले का और घी का श्रुदावर्धक सुगंध जो है वह चारों ओर फैली हुई थी। काकी अपने कोठरी में बसकर शोकमय विचारों के भांति सोच रही थी। उसे दुखी विचार उसके मन में आ रहे थे। उसको एक खोली में, कोठरी में बंद कर दिया था, एक कमरे में बंद कर दिया था, वहां पे उसे बैठने के लिए कह दिया था काकी को। काकी अपने कोठरी में वह जो सुगंध है, मसाले की मिश्रित सुगंध है, घी की, वो उसे आ रही थी और वो बेचैन हो रही थी, बहुत अस्वस्थ कर रही थी वो सुगंध उसे। उसकी जो जीवा है, वह खाने की इच्छा उसके मन में हो रही थी, और वह अपने आप ही बातें करने लगी। उस कमरे में बैठी हुई जो काकी है, बूढ़ी काकी अकेली बैठी हुई है और अपने आप बातें करती, आहा कितना अच्छा सुगंध है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है खाने की पदार्थों की, मुझे कौन पूछता है। और वह कह रही है दुखी भरी मन से, अभी मुझे कौन पूछता है, यहाँ पे रोटियों के लाले पड़े हैं, तो भरपूर पुरिया कहाँ से मिलेगी। लाले पड़ना इसका मतलब है नसीब न होना,
वो चीज न मिलना, उसे रोटी तक नहीं मिलती थी खाने के लिए ठीक से, तो पुड़िया, भरपूर पुड़िया कहाँ से मिलेगी, ऐसा वह सोच रही है। और इस तरह उसके मन में दुखी विचार आ रहे हैं और वो रोने लगती है और फिर कलेजे में हुक से उठती है। कलेजे में हुक से उठना मुहावरा है दुखी होना। उसका हृदय जो है उसमें बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है, परंतु रूपा के भय से, रूपा से डरकर वह बिल्कुल मौन धारण कर लेती है। मौन धारण करना चुप बैठ, उसे पता है अगर मैं कुछ बोलूंगी, चिल्लाऊंगी, चीखूंगी तो रूपा आएगी और मुझ पर चिल्लाएगी, तो रूपा के भय से वो बिल्कुल वहां पे अपनी कोठरी में चुप बैठती है। फिर वापस सोचने लगती है, घर में फूल सूंघने का जो आनंद होता है वह ठीक होता है, परंतु वाटिका में और कुछ बात होती है। हम अगर बगीचे में जाते हैं तो वहां हमें अलग अलग फूलों की सुगंध आती है और वह सुगंध सुनकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह उसे लगता है कि घर में मुझे खाने के लिए मिलेगा, रोटी मिलेगी, पूरी मिलेगी, परंतु सारे पकवान नहीं मिलेंगे। तो आखिर में निर्णय करती है, आखिर में धैर्य करती, हिम्मत करके वह अपने पैरों के बल पर रेंगती हुई, सरकती हुई चौखट पार कर लेती है दरवाजे की, और कढ़ाई जहाँ पे बन रही है, तरकारी बन रही है, जहाँ पे कढ़ाई रखी गई है, उस कढ़ाई के पास वह जाकर बैठ जाती है। वो कढ़ाई के पास जाकर बैठ जाती है। तो इधर जो है रूपा की हालत बहुत ही कठिन है। रूपा अपने कार्यभार से उद्विग्न हो रही है, उद्विग्न होना, व्यस्त है, उब रही है। कभी उस कोठी में जाती, कब उस कोठी में जाती, कभी कड़ाव के पास जाती, कभी भंडार घर में जाती, ऐसे इधर उधर दौड़ती रहती और उसकी भागदौड़ चल रही है कामों के लिए। काम के लिए अकेली स्त्री इधर उधर दौड़ रही है। इतने में कोई आता है और रूपा से कहता है कि महाराज ठंडाई मांग रहे। वह ठंडाई देती है और एक आदमी पूछता है कि अभी भोजन बनने में कितना विलंब बाकी है, भोजन बनने में कितना समय बाकी है। ऐसे बाहर से एक व्यक्ति आता है और रूपा से पूछता है और कहता है कि जरा ढोल मंजीरे उतार दो, ढोल बजाने के लिए, मंजीरे बजाने के लिए ऊपर रखे हुए हैं, उन्हें उतार दो, ऐसे रूपा से कहता है। तो बेचारी अकेली स्त्री रूपा सारी भाग तोड़ कर रही, कभी कड़ाव के पास जाना पड़ता है, कभी रसोई घर में जा रही है, कभी कोई ढोल मंजीरा मांग रहा है, तो कोई ठंडाई मांग रहा है और कहते हैं कि भोजन में कितना विलंब है। इस तरह उसकी हालत जो है बहुत कठिन हो गई है। वो पसीने से लथपथ हो गई है, उसे गुस्सा भी आ रहा है, क्रोध भी आ रहा है, पर उसे क्रोध प्रकट करने का अवसर नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। और ये भय भी है, ये डर भी है उसके मन में कि पड़ोसी लोग क्या कहेंगे। इतने में उबल गई, इतने में परेशान हो गई। उबल जाना इसका मतलब परेशान हो जाना, ऐसा लोग सोचेंगे। उसके भय से, उसके डर से वह अपना गुस्सा भी, क्रोध भी व्यक्त नहीं कर पा रही और गर्मी के मारे उब रही है। उसे पानी पीने की तक फुर्सत नहीं है, प्यास लगी हुई है, पानी पीने की तक फुर्सत नहीं है। ना तो वो बैठकर पंखा झरे और उसका जो गला है, कंठ जो है प्यास के मारे सूखा जा रहा है, ना तो गर्मी से उसका शरीर उब रहा है, परंतु उसे इतना भी समय नहीं कि थोड़ा पानी पी ले और पंखा झरे, इतना भी अवसर नहीं है, इतना भी समय नहीं है। इस तरह रूपा की भागदौड़ चल रही है और उसको ये खटका भी लगा है रूपा को कि कहीं अगर आग फटी तो चीजों की लूट मची। आग फटी और चीजों की लूट मची, इसका मतलब यह है कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो कोई भी, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा उत्सव है, इतने बड़े लोगों का खाना बन रहा है, अगर ध्यान नहीं दिया तो कोई भी कुछ भी चीज लेकर जा सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है। इसीलिए उसे वो डर है कि उसकी आग फटी तो ये खटका है, चीजों की लूट मच जाएगी, कोई भी कुछ भी चुरा कर ले जा सकता है, ऐसा उसे लगता है। तो इस तरह रूपा जो है उस समय अपने बेटे के तिलक में मग्न है, भागदौड़ में मग्न है, काम में मग्न है। तो यहाँ तक हमने अभी आज लेसन देखा। बचा हुआ जो लेसन का भाग है वह हम अगले पीरियड में देखें। तो इस भाग जो 2 पेज हमने देखे उस पर कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने। मिलते हैं अगले पाठ।